मेरी शादी एक अजीब घर में हो गई थी। मैं गरीब परिवार से थी। हम 7 बहनें थीं। मेरा एक पैर भी ख़राब था, तो इसलिए मेरी शादी भी ऐसे इंसान से की गई जिसके पास दिमाग 15 साल के बच्चे का था। मेरे पति दिमागी रूप से ठीक नहीं थे। मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरी ये छोटी सी कहानी सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसलिए आखिर तक इसे ज़रूर सुनिएगा। मेरी सास शायद दुनिया की पहली औरत थी जो हर रोज़ घर के दामाद को अपने कमरे में सुलाया करती थी। सुनने में ये बात बहुत अजीब है, लेकिन जब से मैं उस घर में गई थी यही देखा था, इसीलिए मैं इस बात की अब आदी हो गई थी। मेरे नंदोई हर रात मेरी ननद के साथ नहीं बल्कि मेरी सास के साथ उनके कमरे में गुजारते थे। और ये बात मुझे शुरू में अजीब लगती थी, लेकिन जैसे जैसे उस घर में दिन गुजर रहे थे मुझे एहसास हुआ कि ये बात नॉर्मल नहीं है। मेरे नंदोई बहुत ही जवान और खूबसूरत नजर आते थे। उन्हें देखकर किसी फिल्मी हीरो का एहसास होता था। 40 साल की उम्र में भी वो किसी भी लड़की का दिल जीत सकते थे, लेकिन दरअसल उनको एक बीमारी थी जिसकी वजह से हम सारे घर वाले बहुत परेशान रहते थे और मेरी सास को उन्हें अपने साथ अपने कमरे में सुलाना पड़ता था। अगर मेरी सास ऐसा न करती और ननद नंदोई के कमरे में सोने के लिए चले जाते तो आधी रात को नई मुसीबत खड़ी हो जाया करती। और इसी मुसीबत से बचने के लिए मेरी सास खुद मेरे नंदोई को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाया करती और अपने साथ सोने पर मजबूर करती थी। लेकिन मेरे नंदोई के मेरी सास के साथ रात गुजारने के पीछे जो राज था वो खुलकर जब मेरे सामने आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि हकीकत बिल्कुल ही अलग थी। मेरे नंदोई का नाम राजेश है। उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी। वह बहुत ही सुलझे हुए और पढ़े लिखे इंसान थे। मैंने कभी उनको ऊंची आवाज़ में बात करते ना देखा था। वो तो मेरी सास से भी बहुत धीमे अंदाज में और नर्म मिजाज में बात किया करते थे। राजेश जी हमेशा से सबकी मदद करते थे और एक बात जो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो ये कि मेरे पति का अपने जान से ज़्यादा वो ख्याल करते थे। जब मैं उस घर में गई तो वो मेरा भी बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे और ख़ानदान में भी राजेश जी की बहुत इज्जत थी। हर कोई राजेश जी की बात को बहुत अहमियत देता था। हमारे घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं तो लंगड़ी थी तो मुझे भी प्यार और सत्कार से रखते। मेरे पति ना होने के बराबर ही रहते। पूरा दिन बच्चों के साथ खेलते और खाना खाते, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत अजीबोगरीब था, खासकर मेरे नंद और नंदोई का आपस का संबंध मेरी समझ से तो बाहर था। मेरी ननद अक्सर रसोई घर में खड़ी अकेली रोती दिखाई देती थी। उनकी शक्ल देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वह बहुत तकलीफ में हो और कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर खा रही हो। ननद के बालों में भी चांदी उतर आई थी। शायद हालात ने वक्त से पहले ही उन्हें बूढ़ा कर दिया। नंदोई को पड़ने वाले दौरों ने मेरी ननद को दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था। वह हर वक्त खोई खोई और गुमसुम नजर आया करती थी। मैं अक्सर उनके गले लग जाती और उन्हें दिलासा देती और बोलती सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो बेचारी के चेहरे पर मुस्कुराहट ना आती और वह बहुत धीमे अंदाज में कहती कि अब कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। राजेश कभी मुझे मेरा हक नहीं दे सकेंगे। मुझे उनकी परेशानी का एहसास था, इसीलिए मैं उनको मोहब्बत से समझाने की कोशिश करती और वो खामोशी से मुझे सुनती रहती। दूसरी तरफ मेरी सास थी जिन्हें मेरी ननद की उतरी हुई शक्ल दिखाई ही नहीं देती थी। उन्हें तो हर वक्त अपने दामाद की फिक्र सताती थी कि राजेश को वक्त पर खाना और दवा मिल जाए ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। राजेश जी का सोना जागना बैठना, मेरी सास को हर छोटी से छोटी बात की फिक्र रहती, लेकिन नंद का अति बराबर भी एहसास नहीं था, जबकि मेरी ननद उनकी सगी बेटी थी। एक तरफ मेरे नंदोई थे जो नंद से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखना और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना राजेश जी पर फर्ज था, लेकिन मैंने उनको कभी राजेश जी के साथ प्यार से बातें करते न देखा था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हो। लेकिन मैंने कभी झगड़ते भी तो नहीं देखा था और ना ही उन दोनों का मिजाज झगड़ने वाला था। ना ही वो दोनों दिन की रोशनी में एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते और ना ही रात के अंधेरे में
एक साथ वक्त गुजारते थे। बल्कि जैसे ही राजेश जी रात को मेरी ननद के कमरे में जाते तो उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ जाता और वो बेचारी घबराकर चीखने लगती। यहाँ फिर मेरी सास आकर राजेश जी को अपने कमरे में ले जाती और फिर कितनी ही रातें वे राजेश जी को दोबारा नंद के कमरे का रुख न करने देती। आज रात फिर 2 बजे ही नंद की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं जान गई थी कि एक दफ़ा फिर राजेश जी को मिर्गी का दौरा पड़ चुका है और मेरी नंद परेशानी की हालत में चीख रही है। मैं लंगड़ते हुए उनके कमरे में पहुंची तो राजेश जी को झटके लग रहे थे और मुंह से झाग निकल रहा था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि उनको दौरा पड़ा है। राजेश जी जब सोने के लिए कमरे में गए थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, फिर अचानक उनको इतना खतरनाक दौरा कैसे पड़ गया था। हमेशा की तरह इस रात भी ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मेरी सास वहां पहले से मौजूद थी और राजेश जी दौरे की हालत में बेहोश पड़े थे और मेरी सास और ननद मिलकर बहुत मुश्किल से उनको संभाला था और मैं दूर खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। ये उस महीने में पड़ने वाला तीसरा दौरा था जिसने नींद खराब की थी। मेरी सास राजेश जी को बहुत मुश्किल से अपने कमरे में घसीट कर ले गई थी और मेरी ननद सर पकड़कर अपने ही कमरे में बैठी हुई थी। कभी कभी तो मुझे हैरत होती थी कि ये दोनों के पीछे जाने के बजाय अकेले कमरे में क्यों रुक जाती थी। अक्सर मैंने तन्हाई में नंद को आंसू बहाते देखा था तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि राजेश जी को ये दौरा कब से पड़ना शुरू हुए हैं और आप इनका इलाज क्यों नहीं करवाती। तो मेरी बात सुनकर मेरी ननद की आंखें नम हो जाती और वो कहती मुझे यहाँ आने के बाद से ही राजेश जी की ऐसी हालत हुई है। मैं कुछ और पूछती तब तक वो उठकर चली गई। मैं सोच में पड़ गई कि मेरी सास बेहोश राजेश जी को अपने कमरे में क्यों ले जाती थी। ये बात मेरी समझ से बाहर थी। वो चाहती तो उन्हीं के बिस्तर पर भी तो छोड़ सकती थी। राजेश जी बेहोशी की हालत में अपने कमरे में भी तो रह सकते थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी सास बेहोश राजेश जी को उनकी बीवी के साथ छोड़ा हो। मेरे लिए ये सब बहुत अजीब सी बात थी जो कभी सुलझ ही नहीं रही थी और जैसे जैसे उस घर में वक्त गुजर रहा था मेरे दिमाग में ऐसे सवालों की गिनती बढ़ती चली जा रही थी। कोई तो बात ऐसी थी जो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। राजेश जी के दौरे भी बहुत गैर मामूली थे। उनके मुंह से झाग निकलता और उनकी बेहोशी एक रहस्यमय बनी हुई थी। आने वाली 2 रातें सासू माँ के कमरे में गुजरी थी। वे पूरी तरह बेहोश थे और जब उन्हें होश आया तो पिछली रातों की बातें उन्हें याद ही नहीं थी और हर बार ऐसा ही होता था कि वो होश में आने के बाद पूछा करते थे कि मैं माँ जी के कमरे में कैसे आया और उन्हें क्या हुआ था और फिर सासू माँ उन्हें बताती कि उन्हें किस तरह का दौरा पड़ा था। बल्कि वो तो पूरी तरह सेहतमंद नजर आते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे उन्हें मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी है। हैरत की बात ये थी कि राजेश जी जितनी रातें माँ जी के कमरे में गुजारते माँ जी बहुत खुश दिखाई देती और उनके चेहरे पर जवानी के आसार नजर आते। माँ जी हर सुबह बिल्कुल फ्रेश होती और भाग भाग कर राजेश जी के लिए नाश्ता तैयार करती। मेरी नंद को देर तक सोने की आदत थी और माँ जी कभी भी अपनी बेटी को खुद से नहीं जगाया करती थी। मुझे ये सब देखते देखते 2 साल गुजर गए थे और जब मैं इस घर में आई थी मैं यही सब कुछ देख रही थी। इस बार भी राजेश जी ने 15 रातें माँ जी के कमरे में गुजारी थी और 16वीं रात माँ जी के रोकने के बावजूद भी राजेश जी सोने के लिए अपनी बीवी के कमरे में चले गए थे। और फिर वही आधी रात होते ही मेरी नंद की चीखों की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरने लगी। मैं जान गई थी कि राजेश जी को आज की रात फिर से दौरा पड़ा है। सच कहूँ तो मुझे अब उन पर गुस्सा आता था जो ये जानने के बावजूद भी कि बीवी के साथ रात गुजारने पर उन्हें रात को दौरा पड़ता है फिर उनके कमरे में पहुंच जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी ननद उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती है और इसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब होती है। लेकिन फिर मैं जब भी तन्हाई में अपनी ननद को उदास और गमगीन देखती तो मुझे अपने आप पर अफसोस होता कि बेचारी खुद भी तो कितनी ज़्यादा परेशान है और
इसी पर ही शक कर रही हूँ। राजेश जी के ये दौरे अब मुझे बहुत ज़्यादा शक में डाल रहे थे, क्योंकि उनके दौरे का संबंध सिर्फ और सिर्फ मेरी नंद के कमरे से ही था। और मेरी सास भी दिन ब दिन जवान हो रही थी। उनके अंदाज भी कुछ अलग ही थे। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि ससुर जी का स्वर्गवास हो चुका है और वो 17 साल की विधवा औरत है। जब राजेश जी को दौरों का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैंने सोच लिया कि अब मैं सच्चाई जानकर रहूंगी। आखिर राजेश जी को सिर्फ अपनी बीवी के साथ कमरे में रात गुजारने पर ही दौरे क्यों पड़ते हैं, और वो भी ऐसे कि 2 दिन तक होश में ही नहीं रहते। और माँ जी क्यों उनको अपने कमरे में ले जाया करती हैं। इसी सच से पर्दा हटाने के लिए एक रात मैंने सासू माँ को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ बातों में लगा लिया। मैंने जानबूझकर ऐसा जाहिर किया जैसे मुझे डर लगता हो। मैं जानती थी कि माँ जी को कुछ ही देर में नींद आ जाएगी और सच में मुझसे बातें करते करते वो थोड़ी ही देर में नींद में गुम हो गई। तो फिर मैंने जल्दी से उनके कमरे में जाकर माँ जी के कपड़े पहन लिए और अंधेरा करके माँ जी की जगह उनके बिस्तर पर लेट गई। राजेश जी उस वक्त घर से बाहर थे। वो रात को आमतौर पर देर से ही लौटा करते थे। वो कहाँ जाते थे और इतनी रात को क्यों आते थे मुझे नहीं मालूम था। माँ जी की जगह लेटे मुझे कुछ देर ही गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। यकीनन रात के इस पहर राजेश जी ही थे जो माँ जी के कमरे में सोने के लिए आए थे। और फिर कुछ ही देर बाद जो कुछ माँ जी समझ कर राजेश जी ने आधी रात को जो कुछ किया वह होश उड़ा देने वाला था। मैंने बाकी की रात सांस रोक कर ऐसे ही राजेश जी के रहमो करम पर गुजार दी थी। रात के अंधेरे में राजेश जी को इस बात का एहसास नहीं था कि रात को कमरे में माँ नहीं बल्कि उनकी जगह मैं थी। सुबह जब राजेश जी टहलने के लिए निकले तो मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे में आ गई जहां माँ जी गहरी नींद में सोई हुई थी। मैंने माँ जी को झिझोड़ कर उठाया तो वह हड़बड़ा उठी और मुझे देखकर कहने लगी कि मैं रात को अगर यहीं सोई थी तो मुझे उठा देना चाहिए था ना। मेरा अपने कमरे में जाकर सोना बहुत ज़रूरी था। अब मैं अच्छी तरह जान गई थी कि माँ जी ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको ये बता सकती कि रात उनकी जगह मैं राजेश जी के साथ गुजार आई हूँ और तकरीबन सारा सच जान चुकी हूँ। बस कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें जिनका मुझे अभी तक ज्ञान नहीं था, और अगर वो बातें मुझे पता चल जाती तो कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर सारी सच्चाई खुद ब खुद मेरे सामने जाहिर हो जाती। फिर भी बहुत कुछ तो मैं जान ही चुकी थी। और फिर पूरा सच जानने के लिए मैंने राजेश जी की डायरी का सहारा लिया, क्योंकि उन्हें हमेशा डायरी लिखने की आदत थी। और यही सोचकर मैंने अगले दिन अपने ननद के कमरे की तलाशी लेना शुरू की और अलमारी में मुझे उनकी एक पुरानी डायरी मिली। मेरी ननद ने उन्हें खोलकर भी नहीं देखा था, मगर उनको पढ़कर सब कुछ खुलकर साफ हो गया था। राजेश जी को मिर्गी के दौरे क्यों पड़ने लगे थे, ये बात जानकर मेरे होश उड़ गए थे। जब मेरी ननद सिर्फ 17 साल की थी, जब उनकी और राजेश जी की शादी हुई थी, राजेश जी के घर में कुंवारी बहन मौजूद थी। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और जो मेरे पति थे जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी वो मेरे नंदोई के भाई थे, यानी वो मेरे नंदोई नहीं मेरे जेठ हैं। और उनकी जो बहन थी उनकी भी हरकतें कुछ कुछ पागलों जैसी थी। कभी कभी उन्हें दौरे पड़ा करते थे, और जब मेरे जेठ जेठानी की शादी के बाद उनको दौरे पड़ने लगे तो मेरी जेठानी ने राजेश जी का जीना हराम कर दिया कि वह अपनी बहन को किसी पागल खाने में जमा करवा दें। वो अपनी इकलौती बहन से बहुत मोहब्बत करते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं उसे पागल खाने में भर्ती करवाऊं। लेकिन ये बात उनके समझ नहीं आती थी कि अचानक ही उनके दौरों में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। राजेश जी की शादी से पहले मेरी असली ननद को 6 महीने के बाद एक दौरा पड़ता था, तो अब हर महीने 6 दौरे पड़ने लगे थे। और इसी बात ने राजेश जी को बहुत परेशान कर दिया था। आखिरकार राजेश जी ने अपनी बीवी के दबाव में आकर अपनी इकलौती बहन को पागल खाने में
जमा करवा दिया। राजेश जी के इस काम से उनकी माँ, सगी माँ को बहुत तकलीफ पहुंची थी, क्योंकि माँ जी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन बहू के आगे उनकी एक ना चल सकी। और राजेश जी भी पूरी तरह खामोश हो गए थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि मेरी ननद के जाने के बाद अब मेरी जेठानी का हर छोटी से छोटी बात पर सास से झगड़ा होने लगा था। यहाँ तक कि मेरी जेठानी मेरी सास को हर बात पर धमकी देती कि वह उनके बेटे को छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। माँ जी अपने बेटे का बसा बसाया घर खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने खुद ही अपनी ज़ुबान को ताला लगा लिया और जेठानी की गलत हरकतों को भी नज़रअंदाज करने लगी। जिंदगी के आखिरी दिनों में माँ जी बहुत बीमार हो गईं, लेकिन उनके बावजूद भी जेठानी उन पर कोई ध्यान न दिया, बल्कि इस इंतज़ार में रही कि कब इस बुढ़िया से छुटकारा मिले। राजेश जी नौकरी से आकर खुद ही अपनी माँ की देखभाल करते और उनका ख्याल रखते। और फिर वह दिन आ गया जब वो हमेशा के लिए राजेश जी को छोड़कर चली गई और उनका दिल गम में निढाल हो गया। लेकिन जाते जाते वो ऐसा राज खोल गई कि राजेश जी के दिल में जेठानी के लिए मोहब्बत ख़त्म हो गई। अपने आखिरी वक्त में माँ जी को पूरी तरह से होश नहीं था और जो कुछ उनकी ज़ुबान पर आया वो कहती चली गईं। और राजेश जी को ये सच पता चला जिसको जानकर उनके ऊपर आसमान गिर पड़ा। मेरी ननद को महीने में 6 दौरे इसीलिए पड़ने लगे थे क्योंकि मेरी जेठानी ने उनकी दवाइयाँ बंद कर दी थी और इसी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी सास की दवाइयाँ और उनका खाना पीना भी बंद किया हुआ था। मेरी सास अपने आखिरी वक्त में बेटे से अपने दिल का बोझ हल्का कर गई, लेकिन राजेश जी के ज़मीर पर ऐसा बोझ आया कि उनके लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया। मेरी जेठानी एक अनपढ़ औरत थी और उन्हें रिश्तों को निभाना भी नहीं आता था। वह लोगों की बातों में आ जाया करती थी और उन्हीं बातों में आकर उन्होंने अपना खूबसूरत सा घर अपने झगड़ों से तबाह कर दिया था। और इसी बात ने राजेश जी को इतना दुख पहुंचाया था कि उन्होंने अपनी माँ के निधन के दिन अपनी बीवी के माँ को ये सोचकर घर पर ही ठहरा लिया था कि शायद वही अपनी बेटी को कुछ अच्छी बातें सिखा दें। लेकिन माँ के निधन की पहली रात जब राजेश जी अपने दोस्तों से फ्री होकर घर लौटे तो उन्होंने दोनों माँ बेटी की ऐसी बातें सुनी कि उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जेठानी ने जो कुछ किया था वह सब अपनी माँ के इशारों पर किया था। उनकी माँ और मेरी सास एक दूसरे को बचपन से जानती थी। मेरी जेठानी की माँ मेरे ससुर से शादी करना चाहती थी, पर मेरे ससुर को मेरी सास पसंद आ गई और उन्होंने उनसे शादी कर ली। इसीलिए मेरी जेठानी की माँ ने उस बात को, अपने दिल में नफ़रत और बदले को अपनी बेटी के ज़रिए मेरी सास से इस तरह बदला लिया कि उनकी इकलौती बेटी को पागलखाने भिजवा दिया और उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। राजेश जी के दिल में दोनों माँ बेटी के लिए ऐसी नफ़रत हुई कि राजेश जी ने सोच लिया कि अब ना वे कभी अपनी बीवी के साथ कोई संबंध रखेंगे और ना ही उनको चैन से जीने देंगे। उसी वक्त से राजेश जी ने दवाओं के ज़रिए मिर्गी के दौरों का सहारा लिया और जेठानी जी से अपने पति होने का हक छीन लिया। लेकिन फिर राजेश जी जब भी बेहोश होते थे तो उनको ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले जाती थी, क्योंकि उनकी सास को लगता था कि राजेश जी के ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया हो गया है जो उन्हें जेठानी के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारने नहीं देता, और इसीलिए वह उनको जेठानी के कमरे में जाने से रोकती थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी इकलौती बेटी भी इस साये की लपेट में ना आ जाए। वो गांव वाली थी और उन्हें ऐसी बातों पर ज़्यादा यकीन था। उस रात जब मैं उनके कपड़े पहनकर
उनके कमरे में लेटी और थोड़ी देर बाद राजेश जी बाहर से वापस आए तो आते ही मुझे सासू माँ समझकर मेरे कदमों में बैठ गए और कहने लगे, आपकी सारी गंदी चालें मुझ पर पूरी तरह खुली हुई हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बहन जो पागल खाने पहुँच गई है वह आपकी वजह से वहाँ पहुँची है, लेकिन अब वो बहुत जल्दी ठीक होने वाली है और वापस यहीं इसी घर में आएगी। और अगर तब भी आपने और आपकी बेटी ने कुछ ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए आप दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरी जेठानी और उनकी माँ दोनों ही काला जादू भी करती थीं ताकि राजेश जी को काबू में रख सकें। बदले की आग इंसान को क्या से क्या बना देती है। वैसे राजेश जी सब जानते थे, इसीलिए तो वो मेरा और मेरे पति का खास ख्याल रखते थे। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ कि आग लगाने वालों को क्या पता, रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी होंगे। शायरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।